तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इन्वेंट्रीज विच इज़ येट अनदर रीडिंग इन FRA। ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक इंस्टीट्यूट इज़ गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू दिस रीडिंग। ये स्पेशली समझ में आता है क्योंकि इंस्टीट्यूट की बुक में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के नाम पे 55 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड इंस्टीट्यूट यहाँ पे काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चनिंग भी करता है। नंदलेस हमारी ये जो रीडिंग है ये पूरी तरह इक्विप्ड है, हर चीज़ों को आराम से कवर किया गया है। जो न्यूमेरिकल्स वगैरह की कमी रहती है वो न्यूमेरिकल्स में अलग से आपको लिखवाता हूँ, तो वो मैं आज लिखवाऊंगा आपको, और सारे नंबर्स वगैरह सारे हम डील करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ फेयरली लार्ज रीडिंग, ये आप मान करके चलो। थोड़ा समय लगेगा, न्यूमेरिकल पार्ट हम न्यूमरस पार्ट्स में आज की इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे, बट नंदलेस आपको इस रीडिंग को अप्रोच करना है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग। कंसंट्रेशन लेवल एकदम हाई, ट्रीट एवरी सिंगुलर थिंग एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 55 है इंस्टीट्यूट की मैथ में, तो उसको तो आपको समझ के चलना ही है दैट यू विल नीड अ हैंडफुल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल। मैं भी आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, कई सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, बट इसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में बहुत कुछ है। इनफैक्ट कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है वो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा। सो व्हाट वुड बी अवर अप्रोच? अवर अप्रोच विल बी वेरी सिंपल। आपका भी वही अप्रोच होना चाहिए, फॉलो कीजिए वैसे, कि ये आपकी रीडिंग जो आपको मिल रही है वीडियो रीडिंग, इसको कंप्लीट करना है आपको। सबसे पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा इस रीडिंग में, इन न्यूमरस पार्ट्स में, उन सभी को साथ साथ करना है मेरे। वंस यू आर डन विद इट, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने हैं। You would find the institute's practice problems a little more trickier. आपको ऐसा लगेगा यार ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी हो गया, बिकॉज काफ़ी एनालिटिकल माइंडसेट से सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किए हैं। इन द सेंस किसके घटने से क्या बढ़ जाएगा, किसके बढ़ने से क्या घट जाएगा, इस तरह के क्वेश्चनिंग राउंड्स हैं और ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे आपको लगेगा इतना ज़्यादा क्वेश्चनिंग है। सो डेफिनेटली आई वुड से कि ये एक एरिया जरूर है जहां पे प्रैक्टिस विल डिसाइड हाउ एफिशिएंट यू आर गोइंग टू बी। ये बात आप याद रख लो। अगर आपके पास ये शीट प्रिंटेड है तो प्रिंटेड पे प्लीज लिख लो दैट प्रैक्टिस विल डिसाइड हाउ बेटर वी आर गोइंग टू बी इन दिस चैप्टर। ठीक है, यहां पे आप लिख दो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आप लिख दो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था एक बेसिक मुझे इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई रीडिंग इंपॉर्टेंट तो है एंड हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है। तो आई होप आप ध्यान देंगे। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी पहली लर्निंग आउटकम, विच इज लर्निंग आउटकम ए, वेयर आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। नंबर 1 प्रोडक्ट कॉस्ट, नंबर 2 पीरियड कॉस्ट। सिंपल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करूं तो ये वो खर्चे हैं जिनको आप बेसिकली अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें खर्चे के तौर पे गिन सकते हो। एग्जाम्पल बताता हूं मैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं एक इंडस्ट्री बैठा हूं, या फिर मैं एक मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा हूं एंड आई एम मैन्युफैक्चरिंग पेन। ठीक है, मैं एक पेन मैन्युफैक्चर करता हूं वहां पे, या पेन्स बोलो जो भी, तो मैं वहां पे पेन मैन्युफैक्चर करता हूं। अब पेन में सर जो कुछ भी लगता है, उसकी बॉल, उसकी इंक, उसकी रिफिल, उसकी बॉडी, वो सब का खर्चा तो मैं ऑब्वियसली इस पेन के प्रोडक्ट पे ही चार्ज करता रहूंगा। बट हाउ अबाउट डिफरेंट अदर कॉस्ट, जिनको मैं क्या प्रोडक्ट पे चार्ज करूं या किसी और पे, ये आप मुझे बताइए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रेंट, एग्जाम्पल के तौर पे सैलरीज दैट आई पे टू माई स्टाफ, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के खर्चों को मैं प्रोडक्ट कॉस्ट मानूं या फिर मैं कुछ और इसको नाम दूं, ये एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन आने से पहले आप ये समझ लो कि प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बीच में जो अंतर है वो समझने के लिए आपको इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला गया जो कुछ भी नियम वो समझना पड़ेगा। जहां तक बात है प्रोडक्ट कॉस्ट की, तो प्रोडक्ट कॉस्ट में एक सीधा सा कानून कहा गया है। भले ही आप IFRS फॉलो करो या आप US गैप फॉलो करो, आप किसी भी खर्चे को प्रोडक्ट में सिर्फ तभी कैपिटलाइज कर सकते हो। माइंड इट, कैपिटलाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप आमतौर पे खर्चे करते हो तो फिर एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। बट अगर आप कभी भी कोई प्रोडक्ट रिलेटेड खर्चा करोगे तो आप उसे परचेज अकाउंट में डाल सकते हो, ठीक है, या चाहो तो परचेज अकाउंट अल्टीमेटली इन्वेंट्री में क्लोज हो जाएगा, तो आप ऐसी एंट्री कर सकते हो। पर ऐसी एंट्री कब कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नियम है। वो क्या नियम है एक बार समझते हैं। पहला नियम यह है कि आप अपना परचेज कॉस्ट को लेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट
आप अपना प्रोडक्ट कॉस्ट मान सकते हो। ये पहली आपके सामने रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर मान लो आपने ट्रेडिंग करनी है और आपने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे इसलिए ताकि आप उसे आगे बेच सकें, तो फिर उस प्रोडक्ट का जो भी आपको कॉस्ट पड़ा है लेस ऑफ ऑल द रिबेट एंड ऑल द ट्रेड डिस्काउंट, वो आप अपना प्रोडक्ट कॉस्ट मान सकते हैं। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं ये आपका रॉ मटेरियल या फिर फिनिश्ड गुड्स का खर्चा है। नंबर 2 इज द कन्वर्जन कॉस्ट। अगर आपने कोई रॉ मटेरियल लेकर के उसको फर्दर मैन्युफैक्चर किया और तब जाकर के आपने उसको फिनिश गुड बनाया, तो मैन्युफैक्चर होने तक के सारे खर्चों को आप चाहो तो कैपिटलाइज कर सकते हो। सो यू विल बी कैपिटलाइजिंग ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। Number third that comes is the other cost necessary to bring the inventory into present location and condition. इसका मतलब यह है कि अगर और भी कोई खर्चे लग रहे हैं जो कि आप प्रोडक्ट पे ही खर्चा कर रहे हो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट प्रोडक्ट इनटू प्रेजेंट कंडीशन एंड प्रेजेंट लोकेशन, तब जाकर के आप उसे कहोगे कि भाई ये सारे खर्चे प्रोडक्ट कॉस्ट हैं, पीरियड कॉस्ट नहीं है। अब इसमें कई रेलिवेंट एग्जांपल्स मुझे समझाने पड़ेंगे। पहला रेलिवेंट एग्जांपल यहां पे जो आ रहा है वो है एनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्वेंट्री टू ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट लोकेशन। इसका एग्जाम्पल होगा कैरेज इनवर्ड। क्या एग्जाम्पल होगा? कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव पेड फॉर द कैरेज ऑफ ईदर रॉ मटेरियल्स टू द फैक्ट्री और फिनिश्ड गुड्स टू योर शोरूम। यानी कि अगर आप अपने कोई भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के दौरान रॉ मटेरियल को कहीं से अक्वायर करके अपने फैक्ट्री तक लेकर के आ रहे हो, तो उसको लाने का जो खर्चा है आप उसे प्रोडक्ट कॉस्ट गिन सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी ट्रीटेड एज अदर कॉस्ट रिलेटेड विद द इन्वेंट्री फॉर ब्रिंगिंग इट टू प्रेजेंट लोकेशन। सिमिलरली अगर आप अपने फिनिश गुड्स के फैक्ट्री से लेकर के शोरूम तक का कोई कैरेज का खर्चा बियर कर रहे हो, तो उसको भी आप प्रोडक्ट कॉस्ट में गिन लेना। ये सारा प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड होगा। पर क्या नहीं होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जो इंक्लूड नहीं होगा वो होगा कैरेज आउटवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके यहां पे शोरूम पे कोई प्रोडक्ट बिक गया और आपने उसको अपने कस्टमर के यहां तक डिलीवर करवाया, तो इसके लिए जो खर्चा लगता है उसे हम आमतौर पे बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। इस कैरेज आउटवर्ड को आप मत लीजिएगा। ये कैरेज आउटवर्ड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, माइंड इट। किस लिए? सीधा सा कंडीशन है, आपका प्रोडक्ट सेम कंडीशन तक आने के लिए या सेम सिचुएशन तक आने तक के लिए जो खर्चे थे वही आप गिनिए। वंस योर प्रोडक्ट हैज रीच द फाइनल स्टेज वेयर इट इज रेडी टू बी सोल्ड, तो सेल के बाद जितना भी खर्चा लग रहा है वो आपको प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करने को होगा। That means you have to first take the purchase cost less of any trade discount or rebate. Number 2 आपको जो लेना है वो है आपका manufacturing cost. Number 3 जो आपको लेना है वो होगा आपका other cost. Got the point? ये other cost में पहला रिक्वायरमेंट है कि आप प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए जो खर्चे कर रहे हो वो ले सकते हो। इसमें मैंने आपको सिखाया कैरेज इनवर्ड लेना है, कैरेज आउटवर्ड नहीं लेना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको कई बार प्रेजेंट कंडीशन तक लाने के लिए भी अपने प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। एग्जाम्पल होगा अपना वाइन। वाइन के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली वाइन को बनाना ही सब कुछ नहीं होता, उसको बाद में अलग से स्टोर करना पड़ता है बड़े बड़े ड्रम्स में और कई महीनों तक उसे स्टोर करना पड़ता है। द मोर यू स्टोर द बेटर द वाइन बिकम्स। तो ये जो वाइन का प्रोडक्शन है इसमें ये स्टोरेज का जो कॉस्ट है उसको आप ये मान सकते हो दैट इट इज अदर कॉस्ट रिलेटेड विद द इन्वेंट्री टू ब्रिंग इट टू द डिजायर्ड कंडीशन। डिजायर्ड कंडीशन तक लाने के लिए अगर आपने वो खर्चा किया तो उसको भी आप गिन लेना। यानी कि स्टोरेज का खर्चा ओनली विथ रेस्पेक्ट टू वाइन हैज टू बी टेकन। बट वहीं पे अगर ऐसा कोई स्टोरेज का खर्चा है जो कि प्रोडक्ट को करंट सिचुएशन या करंट कंडीशन तक लाने में मदद नहीं किया, प्रोडक्ट बन गया था, इट वॉज जस्ट शेल्व्ड, यानी कि आपने सिर्फ उसको स्टोर करके रखा था, तो सिर्फ स्टोरेज करने पे स्टोरेज का खर्चा मत लेना। ओनली इफ द स्टोरेज इज एसेंशियल टू ब्रिंग द प्रोडक्ट इनटू रिक्वायर्ड कंडीशन, तभी आप उसको लेना। यानी कि एकदम स्पष्ट शब्दों में कहूं तो वाइन से रिलेटेड अगर स्टोरेज है तो ले सकते हैं, लेकिन बाद बाकी स्टोरेजेस को नहीं ले सकते। सेम उसी तरह जिस तरह कैरेज इनवर्ड को ले सकते हैं लेकिन कैरेज आउटवर्ड को नहीं ले सकते। आई होप अब आप जाकर के ये एकदम क्लियर हो गया आपके दिमाग में। यानी कि आप IFRS फॉलो करो या फिर US GAAP फॉलो करो, प्रोडक्ट कॉस्ट में 3 ही बातों का आपको ध्यान देना है। ये 3 बातें क्या है? 3 बातों में नंबर 1 है कि आप परचेज कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट या फिर रिबेट को ऐड कर लीजिए।
इसके अलावा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है तो उसको भी ऐड कर लीजिए। एंड थर्ड है एनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इन्वेंट्री टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। दिस इज व्हाट बिकम्स द प्रोडक्ट कॉस्ट। अब आता है इसके बाद का सारा खर्चा जो कि प्रोडक्ट से एसोसिएटेड नहीं है, उसे हम कहेंगे पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट इज बेसिकली a cost that is associated with a period not with a product। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो रेंट है, रेंट आपका महीने का या फिर में साल का लगता जाएगा, नो मैटर वेदर यू प्रोड्यूस और नॉट, यानी कि आपने प्रोडक्शन किया या नहीं किया ये खर्चा तो लगेगा ही। सिमिलरली सैलरीज हैं और बहुत सारे और भी कई खर्चे हैं जिसके खर्चे आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करते, ये पीरियड के अनुसार अपने आप लगते जाते हैं। ये सारे खर्चे यहाँ लिस्ट किए हुए हैं, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जैसे कि क्या क्या है। पीरियड कॉस्ट के नाम पे सबसे पहला याद रखिएगा, एबनॉर्मल वेस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कैन नॉट बी टेकन एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। यहीं पे ये नॉर्मल होता तो ले लेते, लेकिन ये है एबनॉर्मल वेस्ट, यानी कि अगर आपने अपना मटेरियल वेस्ट किया, लेबर को आइडल टाइम होने दिया, ओवरहेड का भी खर्चा अननेसेसरली कर लिया, तो इस तरह के एबनॉर्मल वेस्टेजेस जो होंगे उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा एज प्रोडक्ट कॉस्ट, उसे रैदर ट्रीट किया जाएगा एज योर पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट की खास बात ये होती है कि आप उसे डायरेक्टली अपने इनकम स्टेटमेंट में शो कर देते हो एज एक्सपेंडिचर। वहीं पे प्रोडक्ट कॉस्ट को आप डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट में जगह नहीं देते। द प्रोडक्ट कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड एज इन्वेंट्री, इट बिकम्स एन एसेट, यानी कि जब भी आप प्रोडक्ट कॉस्ट इनकर करते हो तो वो खर्चा सीधा इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता, वो पहले जाता है इन्वेंट्री अकाउंट में, और इन्वेंट्री अकाउंट से ये देखा जाएगा कि वो इन्वेंट्री आखिर में बिकी कि नहीं बिकी। अगर बिक गई तब तो वो सीओजीएस के नाम पे इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, पर अगर वो नहीं बिकी तो फिर वो आपके बैलेंस शीट में ही पड़ी रह जाएगी तब तक के लिए, जब तक वो इन्वेंट्री बिकती नहीं। यानी कि एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है वो एक तरह का डेफरल स्कीम है, जहां पे आप एक खर्चा कर रहे हो और वो खर्चे को आपने इन्वेंट्री अकाउंट में डाल दिया, और जब तक अब वो इन्वेंट्री बिकेगा नहीं तब तक वो खर्चा आपका एसेट में पड़ा रहेगा। जब इन्वेंट्री बिकेगा तब आप उस एसेट को लिक्विडेट करके सीओजीएस के नाम पे खर्चा बुक करोगे। सो यू कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज अ स्कीम वेयर यू आर डिलेइंग योर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। क्लियर है? ये चीज यहां पे लिखा हुआ है दैट एक्सपेंस रिकॉग्निशन इज डिलेड अंटिल द इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज वेल, जो कि कुछ गलत भी नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉस्ट में सेकंड पॉइंट, वो है स्टोरेज कॉस्ट। ये स्टोरेज कॉस्ट का मैंने एग्जांपल दिया था या एक्सेप्शन दिया था, वो था कि स्टोरेज कॉस्ट अगर आपके पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो आप उसे गिन लें एज योर प्रोडक्ट कॉस्ट, पर अगर नहीं है तो फिर वो आमतौर पे क्या होगा, पीरियड कॉस्ट। यानी कि वाइन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो वाइन इज अ क्लासिकल एग्जांपल वेयर द स्टोरेज कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, नॉट पीरियड कॉस्ट। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कभी गिनते ही नहीं है, और लास्ट है सेलिंग कॉस्ट, ये भी कभी गिनते नहीं है। जिनका भी कॉमर्स बैकग्राउंड है और उन्होंने कॉस्ट शीट पढ़ा है अगर कभी भी, तो उनको ये बात पता होगी दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग ओवरहेड्स आर ट्रीटेड आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो वो कभी भी आपका प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होते ही नहीं है। तो उनके लिए एक यहाँ पे मैंने लिंक छोड़ रखा है कि आपकी एग्जिस्टिंग पढ़ाई जो आपने की है उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। बात बाकी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को चिंता नहीं करनी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वो खर्चे होते हैं जो कि आपके ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि आपके ऑफिस के कंप्यूटर्स की डेप्रिसिएशन, ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे कभी भी पार्ट ऑफ प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते, आप इसे पीरियड कॉस्ट ही हमेशा माने। एंड सेलिंग कॉस्ट में आते हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यानी कि मार्केटिंग वगैरह के जो खर्चे होते हैं, इन सबको भी अगेन यू विल नॉट टेक एज योर प्रोडक्ट कॉस्ट। सो एकदम इन नटशेल आपको कुछ बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी आई गेस। नंबर वन, व्हाट इज अ पीरियड कॉस्ट? अ पीरियड कॉस्ट, मैं पहले पीरियड कॉस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ पीरियड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये टाइम के अनुसार है, इट गोज विद टाइम स्पैन। यहाँ पे अपने जो एग्जाम्पल्स हैं वो है नंबर वन, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल एंड लेबर एंड ओवरहेड। इसके अलावा वी आर ऑल्सो टेकिंग स्टोरेज कॉस्ट विद एन एक्सेप्शन ऑफ वाइन। नंबर थर्ड, वी आर टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड सेलिंग कॉस्ट। इसके अलावा अगर मैं प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट कॉस्ट आईएफआरएस हो या फिर यूएस गैप हो, तीन चीजों को मिलाकर के बनता है। नंबर वन, योर परचेज कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट। इसके अलावा यू विल ऐड सम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ इनकर्ड। एंड थर्ड पॉइंट, आपको कोई भी वैसा खर्चा लेना है जो कि आपकी इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन तक लाने के लिए मदद किया। साथ ही साथ एक और बात पढ़ी हमने यहाँ पे कि जब आप इन्वेंट्री अकाउंट में किसी खर्चे को
डाल देते हो तो यू टेक्निकली कैपिटलाइज योर एक्सपेंडिचर एंड यू डिले योर एक्सपेंस रिकॉग्निशन। ये तब तक के लिए डिले हो जाएगा जब तक आपका रेवेन्यू बुक आप नहीं करते विथ रिस्पेक्ट टू दैट इन्वेंट्री। जब आप रेवेन्यू बुक करेंगे तभी आप कॉग्स भी रिपोर्ट करेंगे अपने इनकम स्टेटमेंट में। ये एक तरह से मैचिंग कॉन्सेप्ट है जिसका आपने ध्यान रखा। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने एसोसिएट इसके साथ कराया। So with that being said, I think we are entirely done with our first learning outcome, जिसमें हम लोगों ने बात की है कि भाई क्या होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट।